गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर। तो गाइज आपकी ये क्लास IIT टीओ की कुछ टॉपिक पेंडिंग थे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर। उन टॉपिक को हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक रहने वाला है DPC रहेगा। दूसरा हमारा टॉपिक रहेगा कारपेंट्री जॉइंट के बारे में। तो मैं पहले से आपको बता देता हूँ कारपेंट्री जॉइंट के बारे में। DPC से बहुत सारे सवाल अब तक आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सारे सवाल को हम देखेंगे। कारपेंट्री ज्वाइंट से जितने भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी सवाल को भी देखने वाले हैं। तो वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखिएगा, सारे क्वेश्चन के डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। पहले भी मैंने थोड़ा सा DPC के बारे में बताया था। DPC का जो फुल फॉर्म होता है वो डैम प्रूफ कोर्स होता है। सिंपल सा क्वेश्चन। अब क्या है ना, टीओ का एग्जाम है तो बहुत बेसिक सवाल नहीं पूछेंगे। फुल फॉर्म क्या होता है DPC का? डैम प्रूफ कोर्स होता है। कहाँ अप्लाई किया जाता है? बेसमेंट लेवल पे प्रोवाइड किया जाता है। कहाँ? प्लिंथ लेवल में, बेसमेंट लेवल पर प्रोवाइड किया जाता है। क्यों करते हैं प्रोवाइड? DPC प्रोवाइड करने की जरूरत क्या होती है? ये मॉइस्चर को रोकता है, रिस्ट्रिक्ट्स द मूवमेंट ऑफ मॉइस्चर थ्रू वॉल एंड फ्लोर। फ्लोर और वॉल के द्वारा जो शीत आती है, जो नमी आती है, जो पानी आता है, जो मॉइस्चर आता है, मॉइस्चर जो आता है ना, उस मॉइस्चर को रोकने के लिए DPC प्रोवाइड किया जाता है। 3 सवाल। कहाँ प्रोवाइड करते हैं? बेसमेंट लेवल पे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। कई बार आपके सवाल में प्लिंथ लेवल भी लिखा रहता है, वो भी करेक्ट है। ठीक है, प्लिंथ लेवल पे। DPC का फुल फॉर्म क्या है? डैम प्रूफ कोर्स है। ज़्यादा डेप्थ में नहीं, टू दी पॉइंट चलेंगे। ठीक है। क्या वो प्रोवाइड करते हैं? मूवमेंट ऑफ मॉइस्चर को रोकने के लिए जो वॉल एंड फ्लोर के थ्रू आता है। 2 टाइप के DPC होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल, दूसरा होता है वर्टिकल। जो हॉरिजॉन्टल DPC होता है उसकी थिकनेस 24 से 40 mm थिकनेस होती है। कितने mm का आपका जो सीमेंट कंक्रीट का लेयर जो आप यूज करते हो ना, 1:2:4 का रहता है, 1:2:4 का रहता है सीमेंट कंक्रीट। और प्लिंथ लेवल पे प्रोवाइड किया जाता है। हॉरिजॉन्टल DPC प्लिंथ लेवल पे प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, यदि आप इसको इंटरनेट पे देखेंगे तो आपको थोड़ा दिख भी जाएगा। प्लिंथ लेवल पे हॉरिजॉन्टल DPC प्रोवाइड किया जाता है। शायद मैंने एक इमेज देखो, ये आपका दिख रहा है ना, ये आपका हॉरिजॉन्टल DPC, ये प्लिंथ लेवल पे जो देखो रहे हैं आप, ये आपका जो DPC प्रोवाइड किया गया है, ये क्या है आपका? हॉरिजॉन्टल DPC है, हॉरिजॉन्टल DPC है। आई थिंक ये आपको इमेज दिख रही होगी और यहाँ से आपको ये चीज़ें क्लियर भी हो रही होंगी। तो हॉरिजॉन्टल DPC की जो थिकनेस होती है 24 से 40 mm होती है। सवाल में दिया रहता है 2.5 से 4 सेंटीमीटर, तो वो आपका करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ MM में है तो जनरली 4 सेंटीमीटर लिखा रहता है, दैट विल बी करेक्ट। क्या रेशियो रहता है? 1:2:4 का रेशियो रहता है। कहाँ प्रोवाइड करते हैं? प्लिंथ लेवल पे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। अच्छा, जैसे अब इसको रोकना है, हम चाहते हैं कि भाई मॉइस्चर न आए। दिस इज मेड फॉर द आउटर वॉल एट अ हाइट ऑफ 15 सेंटीमीटर एबव द ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल से 15 सेंटीमीटर हाइट पर, है ना, 15 सेंटीमीटर हाइट पर रहता ही रहता है प्लिंथ लेवल। आप देख पा रहे होंगे इमेजेस में। ठीक है, ये इमेज आप देखिए, जस्ट अ मिनट, है ना। ग्राउंड तो आपको नीचे है ना, ग्राउंड से पूरी हाइट है, इतने हाइट पे प्रोवाइड किया जाता है। तो साफ साफ नजर में आ रहा है कि आउटर वॉल में प्रोवाइड करते हैं 15 सेंटीमीटर हाइट फ्रॉम ग्राउंड। ठीक है। वर्टिकल DPC की थिकनेस क्या होती है? 80 mm की थिकनेस होती है। प्लास्टर ऑफ सीमेंट एंड सैंड क्या प्रपोर्शन रहता है? 1:3 रहता है, 1:3 रहता है सीमेंट और सैंड का प्रपोर्शन। ठीक है। और इनर फेस ऑफ द आउटर वॉल पर प्रोवाइड की जाती है, इनर फेस ऑफ द आउटर वॉल पर प्रोवाइड की जाती है। और हॉरिजॉन्टल आपने प्लिंथ लेवल पे देख लिया, ये कहाँ प्रोवाइड की जाती है? इनर फेस ऑफ द आउटर वॉल, आउटर वॉल के अंदर वाले फेस में प्रोवाइड की जाती है। तो DPC का फुल फॉर्म क्या हुआ? डैम प्रूफ कोर्स हुआ, जो कि बेसमेंट लेवल पे प्रोवाइड किया जाता है। मॉइस्चर को रोकने के लिए 2 टाइप का होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल की जो थिकनेस, DPC की थिकनेस की लेयर होती है 2.5 से 4 सेंटीमीटर होती है। और रेशियो क्या रहता है? 1:2:4 सीमेंट कंक्रीट का रहता है, प्लिंथ लेवल पे प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। 15 सेंटीमीटर हाइट फ्रॉम ग्राउंड लेवल से रहती है। वर्टिकल की बात करें तो 18 mm का थिक प्लास्टर ऑफ सीमेंट एंड सैंड की लेयर रहती है। 1:3 का प्रोपोर्शन रहता है, इनर फेस ऑफ द आउटर वॉल पर प्रोवाइड की जाती है। आई थिंक ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज, जो मटेरियल यूज करने वाले हैं DPC के लिए, उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होनी चाहिए। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एन इफेक्टिव डैम प्रूफिंग मटेरियल शुड हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टी। मतलब जो हम DPC प्रोवाइड कर रहे हैं कि भैया मॉइस्चर ना आए, जिसके लिए हम प्रोवाइड कर रहे हैं ना, उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, हमारा क्या मतलब जो पर्पज हो, पर्पज फुलफिल होगा क्या इन क्वालिटी पर, उसको हम देखने वाले हैं। इम्परवियस होना चाहिए, यानी पानी पाफ नहीं होना चाहिए। इट शुड बी इम्परवियस, यानी अपारगम होना चाहिए, परमिएबल नहीं होना चाहिए। परमिएबल यानी पानी पाफ नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर पाफ नहीं होना चाहिए। इट शुड बी स्ट्रांग एंड ड्यूरेबल, या स्ट्रांग एंड ड्यूरेबल होता है। इट शुड बी स्ट्रांग एंड ड्यूरेबल, शुड बी कैपेबल
आप विथ स्टैंडिंग बोथ डेड एज वेल एज लाइव लोड विदाउट डैमेज, मतलब ये डेड लोड को भी ले पाए, डेड लोड को भी ले पाए, और जो आपका लाइव लोड होता है आपने सब पढ़ रखा होगा पहले इंजीनियरिंग के अंतर्गत, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। जो डेड लोड होता है लाइव लोड, दोनों लोड को विदाउट डैमेज इस लोड को बियर कर पाए, मतलब ये जो डीपीसी की लेयर है, ये डीपीसी की लेयर स्ट्रांग एंड ड्यूरेबल होना चाहिए, कैपेबल होना चाहिए, जो लोड आता है डेड लोड और लाइव लोड की वजह से कोई मतलब डैमेज नहीं होना चाहिए, उसको बियर करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, ठीक है। डायमेंशनल लिफ्टेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया मतलब आपने जितना आपने थिकनेस की आपने प्रोवाइड की थी ना वो फैल गया, ठीक है, एक्सपांड कर रहा है, फिर स्विंग कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, डायमेंशनली स्टेबल होना चाहिए। इसके अंदर कोई भी विलगन फॉल्ट यानी डिफ्लिक्वेसेंट फॉल्ट, सल्फेट क्लोराइड नाइट्रेट, ऐसे फॉल्ट नहीं होने चाहिए जो कि इसको क्या करते हैं, डिटेरियोरेट करते हैं, क्षरण करते हैं। तो हमारे डीपीसी मटेरियल के अंदर ऐसा कोई भी मतलब क्या फॉल्ट नहीं होना चाहिए जो डिटेरियोरेट करते हैं, क्षरण करते हैं, जैसे सल्फेट क्लोराइड एंड नाइट्रेट। तो बात हमारी 3-4 बात समझ में आई कि भैया हमारा इम्परवियस होना चाहिए, स्ट्रांग एंड ड्यूरेबल होना चाहिए ताकि लोड को बियर कर पाए, डैमेज ना हो, डायमेंशनली स्टेबल होना चाहिए, डायमेंशन चेंज नहीं होना चाहिए, और इसके अंदर ऐसे कोई अनवांटेड चीजें नहीं होनी चाहिए जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करे, सल्फेट क्लोराइड और नाइट्रेट। आई होप आपको एक बात समझ में आ गई होगी। आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मटेरियल फॉर डैम प्रूफ कोर्स। डैम प्रूफ कोर्स के लिए कितने टाइप के मटेरियल यूज करते हैं, डैम प्रूफ कोर्स के लिए कितने टाइप के मटेरियल होते हैं, तो हमने क्या किया कि 3 टाइप से मटेरियल को क्लासिफाई किया गया है। द मटेरियल कॉमनली यूज टू चेक डैम्पनेस कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 3 कैटेगरीज। सवाल पहला यही पूछा हुआ कि मटेरियल को कितने टाइप से कितने कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, तो 3 टाइप से, फ्लेक्सिबल मटेरियल, सेमी रिजिड मटेरियल और रिजिड मटेरियल। अभी सवाल आपको मैं करवाऊंगा डीपीसी के ढेर सारे, तो आपको देखने को मिलेंगे। एक तो फ्लेक्सिबल होता है, दूसरा सेमी रिजिड होता है, तीसरा रिजिड होता है। तो 3 टाइप के मटेरियल आपको पता चल गए। अब भैया फ्लेक्सिबल मटेरियल में क्या क्या आते हैं, अब यहाँ से सवाल पूछेगा सेमी रिजिड मटेरियल में कौन कौन से आते हैं और रिजिड मटेरियल में क्या क्या आते हैं। सबसे पहले रिजिड मटेरियल देखिए, रिजिड मटेरियल में आपको क्या फर्स्ट क्लास की ब्रिक आप यूज कर सकते हैं। फर्स्ट क्लास की ब्रिक की प्रॉपर्टी क्या होती है, मैंने आपको बिल्डिंग मटेरियल में बहुत ही अच्छे से बताया था। स्टोन ले सकते हैं, फ्लेट ले सकते हैं। फ्लेट क्या होता है, आपने इग्नियस रॉक वगैरह जब पढ़ा होगा ना, जब आपने रॉक पढ़ा होगा ना, इग्नियस सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक, आपने वहाँ फ्लेट के बारे में पढ़ा होगा कि भाई सेडिमेंट्री रॉक होती है। सीमेंट कंक्रीट यानी रिजिड मटेरियल को आप यूज कर सकते हैं, चाहे फर्स्ट क्लास की ब्रिक हो, स्टोन हो, फ्लेट हो, सीमेंट हो और आपका कंक्रीट हो, आप इनमें से किसी को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो रिजिड मटेरियल में आते हैं। सेमी रिजिड में क्या होते हैं, एक मैस्टिक एस्फाल्ट, मैस्टिक हो गया, फिर एस्फाल्ट हो गया, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल हो गया 2-3, या फिर इनकी लेयर हो गई। तो मोस्टली 2 आप नाम याद रख लो, मैस्टिक और एस्फाल्ट का नाम याद रख लो, इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या क्या आते हैं देखो, फ्लेक्सिबल मटेरियल में जो फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि फिर लोड लगाया सडनली टूट गया। फिर ब्रिक है तो ब्रिक पे लोड लगता है तो सडनली टूट जाता है, लेकिन जो फ्लेक्सिबल मटेरियल होते हैं उसमें क्या होता है, डक्टिलिटी होती है ना, सडनली टूटते नहीं है, ठीक है। रिजिड में क्या होता है कि अपने लोड लगाया सडनली टूटेगा, लेकिन फ्लेक्सिबल में डक्टिलिटी होती है। तो मटेरियल लाइक बिटुमिन फेल्ट, आप बिटुमिन फेल्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। बिटुमिन फेल्ट के अलावा फाइबर बेस्ड मटेरियल यूज कर सकते हैं, ठीक है, ग्लास फाइबर बेस्ड मटेरियल यूज कर सकते हैं, प्लास्टिक शीटिंग यूज कर सकते हैं, पॉलीथीन शीट यूज कर सकते हैं। तो 3 चीज याद रखना कि बिटुमिन फेल्ट आप यूज कर सकते हैं, पॉलीथीन शीट यूज कर सकते हैं, प्लास्टिक शीट यूज कर सकते हैं, ग्लास फाइबर बेस्ड मटेरियल को आप यूज कर सकते हैं। तो नाम याद रहेगा कि भैया हमने जो डैम प्रूफ कोर्स के मटेरियल हमने 3 टाइप से क्लासिफाई किया, फ्लेक्सिबल मटेरियल, सेमी रिजिड मटेरियल और रिजिड मटेरियल। फ्लेक्सिबल मटेरियल वो मटेरियल होते हैं मतलब जिसमें लोड लगाने पर उसमें कुछ डक्टिलिटी को शो करे, सडनली टूटे नहीं। उनमें से बिटुमिन फेल्ट हो गया, प्लास्टिक शीटिंग हो गया, प्लास्टिक शीटिंग में आपका पॉलीथीन शीट आता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। बिटुमिन फेल्ट में जैसे ग्लास फाइबर बेस्ड मटेरियल हो सकते हैं। 2-3 नाम याद रख लो। सेमी रिजिड में आपका मैस्टिक एस्फाल्ट हो गया, रिजिड मटेरियल में फर्स्ट क्लास की ब्रिक, स्टोन, फ्लैट, सीमेंट, कंक्रीट होते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। ओके, अब इसमें इमेज में देखिए आपको बहुत सारा दिख रहा होगा डीपीसी किस तरीके से प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, ये किस तरीके से डीपीसी प्रोवाइड किया गया है इस इमेज में थोड़ा सा आपको देखने को मिल रहा होगा। आगे हम बात करते हैं पॉइंट टू बी कंसीडर्ड व्हाइल लेइंग डीपीसी डैम प्रूफ कोर्स, यानी जब डैम प्रूफ कोर्स आप बनाते हैं तो कौन कौन से पॉइंट को कंसीडर्ड किया जाता है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट कि कौन कौन से पॉइंट है। डीपीसी शुड बी लेड अलोंग द एंटायर थिकनेस ऑफ द वॉल, एंटायर थिकनेस ऑफ द वॉल में प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, एंटायर थिकनेस ऑफ द वॉल में प्रोवाइड करते हैं। मैं आपको एक इमेज दिखाया था अभी, देखो जो वॉल की थिकनेस है, इस वॉल की थिकनेस की एंटायर थिकनेस प्रोवाइड की है। ऐसा तो नहीं कि भैया हाफ में प्रोवाइड कर दो बाकी में प्रोवाइड ना करो, हर जगह आप जहाँ तक आपको दिख रहा है जहाँ जहाँ डीपीसी प्रोवाइड किया गया है एंटायर थिकनेस ऑफ द वॉल पे प्रोवाइड किया गया है।
सवाल पूछता है, स्टेटमेंट वाइज सवाल भी दे देते हैं कई बार। तो डीपीसी आप जो प्रोवाइड करते हैं इंटायर थिकनेस ऑफ द वॉल पे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। डीपीसी फ्लैट शुड नॉट बी कट थ्रू द वॉल, ऐसा नहीं कर सकते कि भैया आप प्रोवाइड कर रहे हैं कहीं से कट कर दिए, इतने में प्रोवाइड कर दिया आपने। लेट सपोज मैं डीपीसी का कलर चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर देखना हमने इतने में प्रोवाइड कर दिया, इतने वाले पार्ट में, इसमें वाले पार्ट में प्रोवाइड कर दिया और बीच में प्रोवाइड नहीं किया, इधर से प्रोवाइड कर दिया, ऐसे नहीं कर सकते। आपको पूरे में प्रोवाइड करना पड़ेगा, इंटायर थिकनेस ऑफ द वॉल में थ्रू आउट द कंप्लीट वॉल आपको प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है। और जो डीपीसी का लोकेशन है, अप्रोप्रिएट जो लोकेशन है वही आप प्रोवाइड करोगे, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। डीपीसी शुड नॉट बी डायगोनल, डायगोनल नहीं होना चाहिए, ठीक है। या तो हॉरिजॉन्टल आप प्रोवाइड करेंगे या तो वर्टिकल रहती है, या तो हॉरिजॉन्टल रहती है तो वर्टिकल रहती है, डायगोनल नहीं होती है। डीपीसी शुड हैव यूनिफॉर्म थिकनेस, यूनिफॉर्म थिकनेस होनी चाहिए, आपकी 4 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर तो थ्रू आउट द वॉल सेम थिकनेस होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी मोर या फिर लेस थिकर एट डिफरेंट प्लेसेस, ऐसा नहीं कहीं पर ज़्यादा थिकनेस है, कहीं पर कम है, कहीं पर कम है, कहीं पर ज़्यादा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, द ओवरलैपिंग ज्वाइंट्स इन मैसनरी शुड बी प्रॉपरली कवर्ड बाय बिटुमिन, जो ओवरलैपिंग ज्वाइंट होते हैं मैसनरी के अंदर, आपने बिल्डिंग ऑफ स्ट्रक्चर में पढ़ रखा होगा, तो वहाँ प्रॉपरली बिटुमिन से कवर होना चाहिए। अ डैम प्रूफ कोर्स विदाउट ज्वाइंट शुड बी लेड एट द कॉर्नर, मतलब कॉर्नर के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि डीपीसी में ज्वाइंट है, एक प्रॉपर थिकनेस को मेंटेन करना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट है जहाँ सवाल पूछते रहते हैं कई बार, तो इन पॉइंट को मैंने आपको बता दिया। यदि इन पॉइंट को आप रिमेंबर करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब क्या लिखा है, डीपीसी ट्रीटमेंट इन बिल्डिंग, डीपीसी ट्रीटमेंट इन बिल्डिंग दो टाइप से आपका लिखा हुआ है, डीपीसी ट्रीटमेंट इन बिल्डिंग और डीपीसी ट्रीटमेंट ऑफ कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग। उससे पहले हम कुछ क्वेश्चन डीपीसी के देख लेते हैं। जैसे ही क्वेश्चन देख लेंगे हमारे ये सारे बहुत आसान हो जाएंगे करना हमारे लिए, ठीक है, समझना बहुत आसान हो जाएगा, आपको समझ में आएगा कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। सवाल आया हुआ है डीपीएम स्टैंड फॉर, जो डीपीएम होता है क्या रिप्रेजेंट करता है, हमने तो क्या पढ़ा है, डीपीसी पढ़ा है। डीपीसी क्या होता है, डैम हमने तो डीपीसी आपको पढ़ाया है, क्या पढ़ाया था हमने, डैम प्रूफ कोर्स मैंने पढ़ाया था। और यहाँ सवाल कुछ और ही पूछ रहा है, डीपीएम पूछ रहा है, डैम प्रूफ मटेरियल, डैम प्रूफ मिक्स, डैम प्रूफ मेंबर, डैम प्रूफ मेम्ब्रेन। तो बताइए डीपीएम का फुल फॉर्म क्या होगा। तो ऐसे सवाल आपके पेपर में आ सकते हैं। हमने आपको डीपीसी पढ़ाया था लेकिन तरीके बहुत सारे क्वेश्चन के हैं। आपसे पूछा हुआ है डीपीएम का फुल फॉर्म, डीपीएम क्या होता है, डैम प्रूफ मेम्ब्रेन होता है। डीपीएम क्या होता है, डैम प्रूफ मेम्ब्रेन होता है। देखो डैम प्रूफ, हालांकि जो मैंने आपको चीज़ें बताई कि 3 टाइप के मटेरियल आप यूज़ कर सकते हैं डीपीसी के अंदर। क्या क्या होता है, फ्लेक्सिबल आपका होता है, सेमी रिजिड होता है और आपका रिजिड मटेरियल होता है। उसी तरीके से जो डीपीएम होता है एक मटेरियल होता है, एक मेम्ब्रेन मटेरियल होता है जिसका यूज़ करते हैं डैम्पनेस को रोकने के लिए, डैम्पनेस को प्रिवेंट करने के लिए। डैम्पनेस क्या होता है, जो शीत होती है, जो नमी होती है, उस नमी को यानी मॉइस्चर को रोकने के लिए आप मेम्ब्रेन यानी डीपीएम का यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा सवाल पूछ सकता है कि भैया डीपीसी के लिए क्या डीपीएम का यूज़ किया जाता है, बिल्कुल यूज किया जाता है। साफ साफ लिखा हुआ है मैंने, इट कैन बी यूज फॉर डीपीसी यानी डैम प्रूफ कोर्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब सवाल पूछने का 3 टाइप के सवाल यहाँ से बनेंगे। एग्जाम्पल क्या होता है, पॉलीथीन शीट होता है, ठीक है, अंडर कंक्रीट स्लैब। तो डीपीएम किस टाइप का मटेरियल होता है, सवाल यहीं से बनेगा। मैं दिखा देता हूँ, मैं आपको बताया था अभी। पॉलीथीन शीट, पॉलीथीन क्या होता है, फ्लेक्सिबल मटेरियल में आते हैं। जो पॉलीथीन शीट होता है प्लास्टिक शीट में आता है, और प्लास्टिक शीट का एग्जाम्पल होता है पॉलीथीन शीट। और जो पॉलीथीन शीट आपने पढ़ा उसमें जो डीपीएम होता है डैम प्रूफ मेम्ब्रेन, जो डैम प्रूफ मेम्ब्रेन होता है आपका पॉलीथीन शीट इसका एग्जाम्पल होता है, ठीक है। तो आई थिंक आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे सारी चीज़ों को एक एक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सवाल ने पूछा हुआ है, इफ द सॉइल इज ड्राई, मान लीजिए सॉइल सूखी है, ड्राई है, उसके अंदर मॉइस्चर नहीं है, तो डीपीसी फॉर ग्राउंड फ्लोर कंसिस्ट ऑफ द लेयर ऑफ, ग्राउंड फ्लोर के अंदर आप जो डीपीसी प्रोवाइड करेंगे वो किसकी रहेगी, मेटल की रहेगी, किसी धातु की रहेगी, कोर्स सैंड की रहेगी, फाइन सैंड की रहेगी, कंक्रीट की रहेगी। ये 4 ऑप्शन आपके पास में है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है, किसका होता है, कोर्स सैंड होता है। क्या होता है, कोर्स सैंड का होता है। अब कोर्स सैंड की साइज 75 से 100 mm थिकनेस आप लेते हैं, 75 से 100 mm थिकनेस लेते हैं और इंटायर एरिया अंडर द फ्लोर को कवर करते हैं। इंटायर एरिया अंडर द फ्लोर आप कवर करते हैं, ठीक है। अब जो प्लेन कंक्रीट रहता है ना नॉर्मल, क्योंकि आरसीसी थोड़ी है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट आप यूज करते हैं, तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट यूज करेंगे तो क्या प्रोपोर्शन होता है, 1:4:8 होता है। किस केस में, इफ द सॉइल इज ड्राई और आप प्रोवाइड कर रहे हैं डीपीसी फॉर ग्राउंड फ्लोर,
तो आपका कितना रहता है 148 रहता है। ठीक है, तो सवाल कई बार पूछ देते हैं, थिकनेस पूछेगा तो 75 से 100 mm होती है, 75 से 100 mm होती है, ये इंपॉर्टेंट है। एट रूफ स्लैब लेवल ओवर द डीपीसी आर प्रोवाइडेड, रूफ स्लैब लेवल पर जो डीपीसी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, वो क्या, टाइल्स, कंक्रीट, पीसीसी, रबर। इसका आंसर क्या होगा, फटाफट सभी लोग बताइए। ये आपके पास सवाल पूछा है कि डीपीसी मटेरियल कैन, जस्ट अ मिनट, एट रूफ स्लैब लेवल ओवर द डीपीसी, डीपीसी के ऊपर रूफ स्लैब लेवल में क्या प्रोवाइड करते हैं, टाइल्स प्रोवाइड करते हैं, कंक्रीट प्रोवाइड करते हैं, पीसीसी प्रोवाइड करते हैं, रबर शीट प्रोवाइड करते हैं। तो क्या प्रोवाइड करते हैं, टाइल्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, टाइल्स प्रोवाइड करते हैं डैम्पनेस को रिड्यूस करने के लिए, टाइल्स प्रोवाइड करते हैं, है ना, रूफ स्लैब लेवल पे ओवर द डीपीसी क्या प्रोवाइड करते हैं, टाइल्स प्रोवाइड करते हैं डैम्पनेस को रोकने के लिए। द ट्रीटमेंट ऑफ dampness at roof level involves treating the parapet and roof slab. A PVC is provided on parapet, the DPC, then tiles on the roof slab. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कुछ नहीं है कि जैसे आपका जो छत है, छत के चारों तरफ आप पैरापेट बना देते हैं। ठीक है, पैरापेट बना देते हैं। पैरापेट बनाने के बाद पानी, पानी क्या है, हर एक जगह पे पानी तो नहीं निकल सकता ना, छत में किसी मान लीजिए पर्टिकुलर कहीं पास आपने दिया होगा कि यहाँ पे पूरा पानी जो छत का है निकलेगा, लेकिन इसके अंदर मॉइस्चर ना आए, ठीक है, छत के द्वारा नमी ना आए, तो आप डीपीसी प्रोवाइड करेंगे, डीपीसी प्रोवाइड करेंगे। सेम ऐसे कॉन्सेप्ट है। डीपीसी मटेरियल को कितने टाइप से क्लासीफाई किया गया है, 3, 4, 2, 5। डीपीसी मटेरियल को 3 टाइप से क्लासीफाई किया गया है। पहला आपका होता है फ्लेक्सिबल मटेरियल, दूसरा आपका होता है सेमी रिजिड मटेरियल, तीसरा होता है रिजिड मटेरियल। ठीक है, सेमी रिजिड और रिजिड मटेरियल होता है। रिजिड मटेरियल फर्स्ट क्लास की ब्रिक आप ले सकते हैं, स्टोन ले सकते हैं, सीमेंट ले सकते हैं, ये सारे आपके आते हैं रिजिड मटेरियल में। सेमी रिजिड मटेरियल में क्या क्या आता है वो मैंने आपको बता दिया था। फ्लेक्सिबल में क्या आता है वही मैंने बता दिया था, नाम आपको याद रखना होगा, सवाल बन जाएंगे आपके। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन में, हर एक क्वेश्चन का मैंने एक्सप्लेनेशन भी डाल रखा है ताकि आपको कोई डाउट ना आए। अगला सवाल आपके एग्जाम में आया है, which of the below is an example of semi rigid DPC material। सेमी रिजिड डीपीसी मटेरियल का एग्जाम्पल क्या है, सेमी रिजिड तो मैंने बहुत सारी चीजें बताई थी। जो प्लास्टिक फिटिंग होता है आपका रिजिड क्या होता है, फ्लेक्सिबल मटेरियल का होता है ना, फ्लेक्सिबल मटेरियल का, जो फ्लेक्सिबल मटेरियल होता है उसमें प्लास्टिक फिटिंग आता है। और आपका स्टोन है और सीमेंट कंक्रीट इसमें आ जाता है रिजिड मटेरियल में, किसमें आता है, रिजिड मटेरियल में। तो जो एस्फाल्ट है किसमें आ जाएगा, आपका सेमी रिजिड में आ जाएगा। जस्ट मिनट में एक बार चेक करके आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने अभी अभी जस्ट आपको लिखवाया था। देखिए यहाँ पास एस्फाल्ट किस में आता है, सेमी रिजिड में आता है। ठीक है, एस्फाल्ट किस में आता है, सेमी रिजिड में। तो इन बातों को ध्यान रखिए ताकि आपको पता चले कि जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ ना वो आपके एग्जाम में पहले कई बार पूछी हुई हैं, कई बार पूछी हुई हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एस्फाल्ट होगा। विच ऑफ द बिलो इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेमी रिजिड डीपीसी मटेरियल। तो पता है डीपीसी को 3 टाइप से क्लासीफाई किया, तो सेमी रिजिड में कौन सा आएगा, एस्फाल्ट आएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। फॉर डीपीसी एट प्लिंथ लेवल विच ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज यूज्ड। अलग अलग लेवल पर, जैसे मान लीजिए अलग अलग लेवल पर जो ग्रेड है थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है। सवाल पूछा प्लिंथ लेवल पर ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या यूज करते हैं। सवाल पूछा हुआ है कि आप प्लिंथ लेवल पर ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या यूज करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि प्लिंथ लेवल पर हम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करते हैं M15 और रेशियो क्या रहता है 1:2:4 रहता है। इसका पर्पज क्या होता है, पर्पज सिंपल सा होता है कि हमें डैम्पनेस को रोकना है। ठीक है, थिकनेस क्या लेते हैं 38 से 50 mm लेते हैं। सो वी कैन से दैट 3.8 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर के बीच में रहता है। कहाँ प्रोवाइड करते हैं, प्लिंथ लेवल पे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो रही होगी। और डीपीसी के बारे में मैंने दिखा दिया था किस तरीके से हॉरिजॉन्टल डीपीसी प्रोवाइड करते हैं। आगे हम बात करते हैं, इन ऑर्डिनरी रेसिडेंशियल एंड पब्लिक बिल्डिंग द डीपीसी जनरली प्रोवाइडेड एट। ऑर्डिनरी रेसिडेंशियल बिल्डिंग या फिर कोई पब्लिक बिल्डिंग में डीपीसी कहाँ प्रोवाइड करते हैं, प्लिंथ लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे, वाटर टेबल लेवल पे, मिडवे बिटवीन ग्राउंड लेवल एंड वाटर टेबल लेवल, कहाँ प्रोवाइड करते हैं। तो रेसिडेंशियल और पब्लिक बिल्डिंग जो होती है वहाँ जो डीपीसी प्रोवाइड करते हैं ग्राउंड लेवल से 15 सेंटीमीटर और एबव हाइट यानी प्लिंथ लेवल पे प्रोवाइड करते हैं। प्लिंथ लेवल पे डायरेक्टली प्लिंथ लेवल लिखा तो बेटर है, या फिर सवाल में ऐसा दे सकता है कि ग्राउंड लेवल से कितनी हाइट रहती है, तो 15 सेंटीमीटर रहती है, जहां आप डीपीसी प्रोवाइड करते हैं रेसिडेंशियल एंड पब्लिक बिल्डिंग के केस में। तो ये सारे ही पॉइंट डीपीसी के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। आगे हम बात करेंगे कि मेथड ऑफ डैम प्रूफिंग क्या होता है, डीपीसी प्रोवाइड करने के क्या क्या मेथड्स होते हैं, उनके बारे में हम अच्छे से देखने वाले हैं। पहला हमारा मेथड होता है डैम प्रूफिंग मेम्ब्रेन। डैम प्रूफिंग मेम्ब्रेन एक सवाल पूछा हुआ था ना डीपीएम के बारे में, तो डीपीएम के बारे में मैंने बताया था ना, पॉलीथीन शीट वाला। A thin layer of water repellent material applied on the force of dampness and wall adjacent to it।
डीपीएम का मतलब क्या है कि जो डीपीएम यानी डैम प्रूफ मेम्ब्रेन एक मटेरियल होता है, डीप है ना, डैम्पनेस को रोकने के लिए। वाटर रिपेलेंट मटेरियल होता है यानी अपारगम होता है, पानी से पाप नहीं होता। हम वहाँ प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे डैम्पनेस आता है, जहाँ पे शीत आती है, जहाँ पे मॉइस्चर आता है, या फिर जो हमारी वाल्व होती है, वाल्व से फटी हुई जो वाल्व होती है, ठीक है, उन वाल्व में ही प्रोवाइड करते हैं। तो डीपीएम सिंपल है। इंटीग्रल डैम प्रूफिंग क्या होता है? इंटीग्रल डैम प्रूफिंग के केस में आप लियोफोबिक कंपाउंड होते हैं जो कंक्रीट आप बनाते हैं ना, कंक्रीट प्रिपरेशन के दौरान इसको ऐड किया जाता है, ठीक है। अब लियोफोबिक जो मटेरियल होते हैं, कंपाउंड होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो कंक्रीट को अपारगम बना देते हैं, इम्परमिएबल बनाते हैं। जैसे आप डीपीसी प्रोवाइड करने वाले हैं, डीपीसी के लिए मान लीजिए आपने 2.5 से लेकर 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर थिकनेस की लेयर प्रोवाइड करते हैं, तो उस कंक्रीट में आप क्या करिए ना, आप लियोफोबिक मटेरियल को या फिर लियोफोबिक कंपाउंड को ऐड कर दीजिए, तो कंक्रीट को इम्परमिएबल बनाएगा, वाटर पास नहीं होता। या फिर आप चाहें तो इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आती है, सोडियम होता है, पोटेशियम सिलिकेट होता है, जिंक सल्फेट होता है, बेरियम सल्फेट होता है ना, इनको आप मिक्स कर सकते हैं, ठीक है, इनको मिक्स कर सकते हैं, या फिर चाक वगैरह भी मिक्स कर सकते हैं। तो मैंने क्या क्या बताया, दो मेथड मैंने भी बताया, डैम प्रूफिंग मेम्ब्रेन, दूसरा इंटीग्रल डैम प्रूफिंग के बारे में। तो इंटीग्रल डैम प्रूफिंग के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए हैं कि लियोफोबिक कंपाउंड को ऐड करते हैं किसके अंदर, कंक्रीट के अंदर, जो इम्परमिएबल बनाता है। या फिर आपके पास लियोफोबिक कंपाउंड क्या होते हैं सर, सोडियम ले लो, पोटेशियम सिलिकेट हो सकता है, जिंक सल्फेट हो सकता है, बेरियम सल्फेट हो सकता है, चाक हो सकता है। ये सारे के सारे आपके लियोफोबिक मटेरियल होते हैं। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तीसरा होता है सरफेस ट्रीटमेंट, ठीक है, तीसरा क्या होता है, सरफेस ट्रीटमेंट। सरफेस ट्रीटमेंट में कुछ नहीं करते, जैसे मान लीजिए डैम्पनेस एंटर्स द बिल्डिंग ड्यू टू पोरोसिटी ऑफ द मटेरियल। जो मटेरियल होते हैं वो पोरस होते हैं, उनके अंदर वाइड्स होते हैं, उन्हीं की वजह से डैम्पनेस बिल्डिंग के अंदर आता है। तो एक काम करो ना, जो पोर्स है ना, उन पोर्स को ही फिल कर दो, इम्परमिएबल बना दो। यदि आप उनको इम्परमिएबल बना दोगे तो सिंपल सी बात है भैया कि डैम्पनेस आएगी नहीं। तो उसके लिए क्या करो, इम्परमिएबल बनाने के लिए मैंने बता दिया, जो कंक्रीट आप जब यूज करते हैं, जब बनाते हैं कोई से स्ट्रक्चर, तो उस टाइम पे जहाँ पे डैम्पनेस आने की पॉसिबिलिटी रहती है, या फिर जब डीपीसी प्रोवाइड करते हैं, तो लियोफोबिक कंपाउंड को ऐड कर दो, तो पोर्स को पूरा फिल कर देता है। उसमें क्या क्या और यूज कर सकते हैं, लियोफोबिक कंपाउंड के रूप में बहुत सारे मटेरियल होते हैं, थोड़ा ध्यान में रखना, एल्यूमिनियम, पोटेशियम सिलिकेट, मैग्नीशियम सल्फेट, लाइम, वैक्स, एस्फाल्ट, लिंफिडाइल, बिटुमिन, कोलतार, ये सारे होते हैं, ठीक है, इस पर्पज के यूज किए जाते हैं। और द सरफेस ऑफ द वॉल इज प्लास्टर्ड, जो सरफेस होती है वॉल की, किस प्रपोर्शन में प्लास्टर्ड की जाती है, 1:1 फिक्स, है ना, सीमेंट प्लास्टर किया जाता है, सीमेंट प्लास्टर किया जाता है। इससे क्या होता है कि पूरा वाटर प्रूफ बन जाता है मोटार अपना, ठीक है। यदि लियोफोबिक कंपाउंड को मोटार के अंदर भी आप ऐड कर देते हैं तो पूरा का पूरा क्या होता है, वाटर प्रूफ बन जाता है। अगर आप एक काम कर सकते हैं, गनिटिंग होता है। गनिटिंग क्या होता है, इसमें क्या होता है, दिस मेथड इन इम्परमिएबल लेयर ऑफ सीमेंट सैंड मोटार विथ हाई प्रोपोर्शन ऑफ सीमेंट इज अप्लाइड विथ स्टैंड द प्रेशर ऑफ वाटर। इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास क्या होता है कि जो सीमेंट मोटार होता है उसमें सीमेंट की क्वांटिटी को हम बढ़ा देते हैं, सीमेंट की क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं, और फिर जहाँ भी पोर्स होता है ना, हाई प्रेशर के साथ उसको डाला जाता है ताकि वो इम्परमिएबल हो जाए, फोर्सफुली डाला जाता है। अब सवाल आएगा, सवाल क्या पूछते हैं, गनिटिंग के केस में जो सीमेंट और सैंड का रेशियो होता है कितना होता है, 1:3 से 1:4 होता है। ये मैंने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भी आपको बहुत सारे टर्म लिखवाए थे और आपको याद होंगे। कैविटी वाल कंस्ट्रक्शन आप कर सकते हैं डैम्पनेस को रोकने के लिए। कैविटी वाल क्या होता है, ये भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के पहले चैप्टर के पहले लेक्चर में मैंने बताया था। कैविटी वाल क्या होता है, मान लीजिए एक वाल, हम चाहते हैं कि डैम्पनेस ना आए, बहुत सारे पर्पज होते हैं जो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे और थोड़ा सा देख लेते हैं। हम दो वाल प्रोवाइड करते हैं, बीच में हमारा मटेरियल खाली रहता है, बीच में क्या रहता है, गैप रहता है। अब इस वाले वाल जो है ना, ये आपकी आउटर वाल होती है, या फिर आउटर लीफ भी बोला जाता है, और इसको इनर लीफ या इनर वाल बोला जाता है। क्या बोलते हैं, इनर लीफ या फिर इनर वाल भी बोल सकते हैं, आप इनर वाल भी बोल सकते हैं, ठीक है। बीच में कुछ मटेरियल होते हैं, ठीक है, थर्माकोल वगैरह बहुत सारे और मटेरियल आते हैं, ठीक है, उनको भरा जाता है। अब यहाँ पर क्या है, आप इनको आप कैविटी वाल कर देंगे ना, तो जो डैम्पनेस है ना, डैम्पनेस इनर वाल पे नहीं आ पाएगी, जो नमी है इनर वाल पे नहीं आ पाएगी। तो कैविटी वाल कंस्ट्रक्शन करके, ठीक है, कैविटी वाल कंस्ट्रक्शन करके, थिकनेस कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर होती है वाल की, तो कैविटी वाल कंस्ट्रक्शन करके आप डैम्पनेस को रोक सकते हैं। क्या करते हैं, हाँ, यहाँ पर आप देखो इमेज बना हुआ है, ठीक है। अब इन वाल को ना आपस में कनेक्ट करने के लिए पर टाई का यूज किया गया है, ठीक है। बीच में गैप है, देखो मटेरियल यहाँ भरा हुआ है, एक कुछ मटेरियल भरा हुआ, ठीक है, कुछ मटेरियल भरा हुआ है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आपने नहीं देखा ना, तो एक बार जरूर उसको देखिए, आपके बहुत सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे।
तो डीपीसी के बारे में मैंने ओवरऑल सारी ही चीज़ें बता दी, ऐसा कुछ भी नहीं है जो पेंडिंग में हो। तो एक बार आप ब्रीफ में चाहे तो इसको रिवाइज भी कर सकते हैं। इसके बाद हम आपके टॉपिक जो है कारपेंट्री जॉइंट पर एंटर करेंगे। तो डीपीसी में इसके अलावा कोई भी सवाल आपके एग्जाम में नहीं बनेंगे, और बनेंगे भी तो आप इन कॉन्सेप्ट से कर पाएंगे। डैम प्रूफिंग के कितने मेथड होते हैं, मेथड याद कर लेना, 4 होते हैं। डैम प्रूफिंग मेम्ब्रेन होता है, इंटीग्रल डैम प्रूफिंग होता है, तीसरा हमारा होता है सरफेस ट्रीटमेंट होता है, चौथा हमारा होता है गनेटिंग। अच्छा 5 होते हैं, यहाँ पर 2 बार 4 लिखा हुआ है, ठीक है। 5वां होता है कैविटी वॉल कंस्ट्रक्शन। अलग अलग, हालांकि यहाँ पे सवाल नहीं देता क्योंकि थोड़ा वेरी करता रहता है, अलग अलग बुक में अलग अलग मेथड्स भी दिए हुए हैं, तो आपके मेथड्स के नाम दे देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ डीपीसी प्रिपरेशन या फिर डीपीसी ट्रीटमेंट। तो उस टाइम पे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 5 आप याद रखना, कैविटी वॉल कंस्ट्रक्शन होता है, गनेटिंग होता है, सरफेस ट्रीटमेंट होता है, डैम प्रूफिंग मेम्ब्रेन होता है और इंटीग्रल डैम प्रूफिंग होता है। आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। तो ये डीपीसी आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर होता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। हाल अब यहाँ पर एक टर्म लिखा था, एक क्वेश्चन में था इसलिए मैंने लिख दिया था यहाँ पर, प्रेफर ग्राउटिंग क्या होता है। इन दिस मेथड सेमेंट ग्राउट इज फोर्सफुली फिल्ड इन द क्रैक्स पोर्स कैविटीज। जहाँ क्रैक्स होते हैं, जहाँ पोर्स होते हैं, जहाँ कैविटीज होती हैं, वहाँ पर सेमेंट और सेमेंट का जो मटेरियल होता है ना, सेमेंट और सैंड को फोर्सफुली डाला जाता है गन की हेल्प से, ठीक है। गन की हेल्प से प्रेशर के द्वारा डाला जाता है। तो ये चीज़ें मैंने बता दी आपको। आगे हम बात करते हैं कि भैया कारपेंट्री जॉइंट में हम क्या पढ़ते हैं, ठीक है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कारपेंट्री जॉइंट। तो मैं कहीं पर टॉपिक लिख देता हूँ, मैंने एक पेज ऐड कर लेता हूँ, फिर मैं लिख देता हूँ, फिर समझाता हूँ आपको, ठीक है। जस्ट अ मिनट। कारपेंट्री जॉइंट्स में आप क्या क्या देखने वाले हैं। जैसे मान लीजिए लकड़ी का कोई भी आप मेंबर बनाते हैं, लकड़ी का कोई मेंबर, मान लीजिए आप चेयर बना रहे हैं, ठीक है, लकड़ी का आप टेबल बना रहे हैं, अब वाल में कोई बना रहे हैं, तक कुछ भी बना रहे हैं, मतलब कोई सा भी लकड़ी का मेंबर आप बना रहे हैं, ठीक है, कोई सा भी मेंबर बना रहे हैं। आपने IIT TO के अंदर वर्कशॉप में किया भी होगा, आपने डिप्लोमा किया तब भी किया होगा, कॉलेज में करवाते हैं वर्कशॉप के अंदर, ठीक है। तो आपने चेयर बना रहे हैं, आपने टेबल बना रहे हैं, आप लकड़ी का कोई सा भी बना रहे हैं, तो आपस में अलग अलग मेंबर को कनेक्ट किया जाता है, अलग अलग पार्ट को जोड़ा जाता है, ठीक है। अब इस जोड़ने की जो प्रोसीजर होती है ना, उनमें बहुत सारे टर्म आते हैं, उन्हीं टर्म के बारे में हम पढ़ेंगे। मैंने साफ साफ लिखा है कि काश्तकारी में अधिक जटिल पुर्जे बनाने के लिए लकड़ी के कई टुकड़ों को जोड़ना पड़ता है, ठीक है। अब जो लकड़ी के टुकड़े आप जोड़ते हैं ना, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कारपेंट्री ज्वाइंट बोलते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कारपेंट्री ज्वाइंट बोलते हैं, ठीक है। अब इसके लिए, अब मान लीजिए हमारे पास एक मटेरियल, एक लकड़ी का एक पार्ट है, दूसरा लकड़ी का हमारे पास एक पार्ट है। अब इन दोनों पार्ट को इस तरीके से जोड़ना है। तब इन दोनों पार्ट को जोड़ने के लिए या तो हम कुछ हुक्स वगैरह यूज करते हैं, या फिर हम यूज करते हैं कोई मटेरियल, ठीक है, कुछ चिपकने वाला मटेरियल, कोई चिपकने वाला एडहेसिव मटेरियल का यूज करते हैं ताकि आपस में कनेक्ट हो जाए। तो उन्हीं के बारे में एक एक करके देखेंगे। तो कारपेंट्री ज्वाइंट समझ में आएगा, लकड़ी के अंदर जो काम आप करते हैं ना, जो वुड वर्किंग करते हैं, अलग अलग पीसेस ऑफ वुड को जोड़ते हैं, ठीक है, अलग अलग पीसेस ऑफ वुड को जोड़ते हैं। तो उसके लिए कोई एडहेसिव यूज करते हैं, फिर कोई फफनर्स यूज करते हैं। तो उन्हीं में फिर रिलेटेड जो टर्म है, उन टर्म के बारे में पढ़ेंगे। आई थिंक कहीं कोई डाउट नहीं आना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट ही कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो पहला टर्म है चैम्फरिंग। चैम्फरिंग क्या होता है, ठीक है, चैम्फरिंग क्या होता है। जैसे लकड़ी के जो एजेस होते हैं ना, लकड़ी के जो एजेस होते हैं वो फार्प एजेस होते हैं। अब इन फार्प एजेस को आपको राउंड बनाना है ना, चीजल की हेल्प से, है ना, चीजल की हेल्प से, छेनी होता है ना, छेनी, तो चीजल यानी छेनी होता है, तो छेनी की हेल्प से जो फार्प एजेस होते हैं ना, उन फार्प एजेस को राउंड बनाना स्क्रैप करके, ये चैम्फरिंग कहलाता है। तो मेकिंग द फार्प एजेस ऑफ वुड राउंड बाय स्क्रैपिंग इट विद अ चीजल, चीजल की हेल्प से लकड़ी के जो फार्प एजेस वाला पार्ट है उसको हटाएंगे, फिर उसको हम राउंड बनाते हैं। और जब हम राउंड बनाते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, चैम्फरिंग बोलते हैं। हिंदी में मैंने लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है, वुड के नोकीले किनारों को छेनी से खुरच कर गोल बनाना क्या कहलाता है, चैम्फरिंग कहलाता है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब इसको जब बनाया जाता है ना, तो इट इन ऑफ द राउंड एंगल कितना रखा जाता है, 45 डिग्री एंगल रखा जाता है। दोनों सवाल पूछता है कि चैम्फरिंग क्या होता है, तो आप बता दोगे कि फार्प एजेस को राउंड करना,
चैम्फरिंग कहलाता है। किसकी हेल्प से करते हैं? चीजल की हेल्प से करते हैं। कितने डिग्री पे करते हैं? 45 डिग्री पे करते हैं, ठीक है। फाविंग क्या होता है? अब फा का मतलब ही होता है आरी। आप आरी देखे भी होंगे आप, ठीक है। आरी की सहायता से लकड़ी को जब कट करते हैं, आरी की सहायता से लकड़ी को जब आप कट करते हो फिर बोलते हैं फाविंग। आई थिंक ये चीजें और क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। चफ्टा मिनट कहाँ आ गया पेज अपना, ठीक है। आगे हम बात करेंगे मोल्डिंग। मोल्डिंग क्या होता है? चैम्फरिंग भी क्लियर हो गया, फाविंग भी क्लियर हो गया। मोल्डिंग की हम बात करते हैं। मोल्डिंग क्या होता है? लकड़ी को आप मान लीजिए बहुत ही अच्छी आकृति देना चाहते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल आकृति देना चाहते हैं अपने, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं लकड़ी को बहुत ही एक अच्छे डिजायर्ड शेप में आप बनाना चाहते हैं। तो जब डिजायर्ड शेप में आप बनाएंगे, ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मोल्डिंग। द प्रोसेस ऑफ गिविंग डिजायर्ड शेप ऑफ वुड। लकड़ी की आप एक पर्टिकुलर डिजायर्ड शेप देना चाहते हैं तो उसके लिए प्रॉपर उसको क्या करेंगे? जो कटाई छटाई सारी चीज करनी पड़ेगी, बनाना पड़ेगा, उसको मोल्डिंग कहते हैं। तो अपने अपने में तीनों टर्म अलग अलग हैं। चैम्फरिंग का मतलब क्या हुआ? शार्प एजेस को राउंड करना। फार्मिंग का मतलब हुआ कि लकड़ी को आरी से काटना, फ से काटना। मोल्डिंग मतलब होता है डिजायर्ड शेप को देना। फूटिंग क्या होता है? फूटिंग क्या होता है? देखो, फूटिंग का मतलब होता है लकड़ी का जो पीस है ना, वुडन वर्क का जो पीस है, उसको आप स्ट्रेट बना दो या फिर स्क्वायर फेस बनाना, स्ट्रेट या फिर स्क्वायर फेस बनाना। लकड़ी के जो पीस है, लकड़ी के जो टुकड़े हैं, उनका सीधा या फिर चौकोर फेस बनाना, ये फूटिंग कहलाता है। फूटिंग भी क्लियर हो गया। क्या बनाना? स्ट्रेट या फिर स्क्वायर फेस बनाना। लकड़ी के शार्प एजेस को राउंड बनाना चैम्फरिंग। लकड़ी के पीस को आप स्ट्रेट फेस दे रहे हैं फिर स्क्वायर फेस दे रहे हैं, वो क्या होता है? फूटिंग कहलाता है। अच्छा, प्लेनिंग क्या होता है? प्लेनिंग का मतलब ये होता है, ठीक है, कि जो आपका क्या लिखा? द प्रोसेस ऑफ स्मूथनिंग द वुडन सरफेस बाय स्क्रैपिंग इज। मतलब जो हमारा लकड़ी है, लकड़ी का जो सरफेस है, लकड़ी की सरफेस को, है ना, स्क्रैप करके, चीजल की हेल्प से स्क्रैप करके उसको स्मूथ करना, उसको स्मूथनिंग शेप देना, चिकना शेप देना, प्लेनिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लेनिंग कहलाता है। अच्छा, मिल्टरिंग क्या होता है? आपने लकड़ी के दो मेंबर को ले लिया, अब लकड़ी के दो मेंबर को किसी एक एंगल पे आप जोड़ रहे हैं, तो ज्वाइन करने की जो प्रोसेस होती है वो मिल्टरिंग कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग टू कंपोनेंट ऑफ वुड एट एनी एंगल। लकड़ी के दो कंपोनेंट को लेकर के किसी भी एंगल पे जोड़ना मिल्टरिंग कहलाता है। तो फूटिंग भी क्लियर हो गया, प्लेनिंग भी क्लियर हो गया, मिल्टरिंग भी क्लियर हो गया। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होंगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। इसके अलावा और हम कुछ बातें कर लेते हैं। मिल्टरिंग तो हो गया, मोल्डिंग भी मैंने बता दिया। हाउसिंग क्या होता है? हमारे पास एक लकड़ी का पार्ट है, ये लकड़ी का पार्ट है। अब इस लकड़ी के पार्ट के दूसरे लकड़ी के पार्ट को जोड़ना होता है, तो कई बार यहाँ पास क्या बनाते? खांचा बनाते हैं ना, खांचा बना के जोड़ते हैं। तो जो खांचा बनाने का प्रोसेस होता है ना, उसे हाउसिंग कहते हैं। जो खांचा होता है उसे ग्रुप्स कहा जाता है। क्या बोलते हैं? ग्रुप्स कहा जाता है। हाउसिंग इज द प्रोसेस ऑफ कटिंग ग्रुप्स, यानी खांचा बनाना, यानी ग्रुप्स बनाने की जो प्रोसेस होती है हाउसिंग कहलाती है। क्यों बनाते हैं? हम पहले वाले कंपोनेंट पर दूसरे वाले कंपोनेंट के, यानी लकड़ी के पहले वाले कंपोनेंट में लकड़ी के दूसरे वाले कंपोनेंट को फिट करना चाहते हैं। इस पर्पज पे हमें ग्रुप्स बनाना पड़ता है, तो इस प्रोसेस को हाउसिंग कहते हैं। और जो खांचा होता है जहाँ लकड़ी को फिट किया जाता है, जैसे मान लीजिए पार्ट 1 था या पार्ट 2 है, यहाँ पर आपने फिट किया, ये जो खांचा है, जो आपका ये खांचा है, इस खांचे को ही ग्रुप्स कहा जाता है, ठीक है। तो सारे के सारे टर्म हो गए। कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। जैसे लकड़ी का कोई भी मेंबर आप उसको दीवार पे चिपकाना चाहेंगे, ठीक है, तो चिपकाने के लिए आपको बहुत सारे गुटके लगाने पड़ते हैं, दीवार पे बहुत सारे प्लैंक्स लगाने पड़ते हैं, उनको स्टडिंग कहा जाता है, स्टडिंग कहा जाता है, ठीक है। बिड क्या होता है? फिर बीडिंग क्या होता है? बीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग राउंड ऑफ सेमी सर्कुलर शेप्स एट द कॉर्नर ऑफ द वुड सरफेस, वुडन सरफेस। लकड़ी का जो हमारा होता है ना, लकड़ी का सरफेस होता है, लकड़ी की सतह पर, लकड़ी के कोने जो सरफेस होता है उसके कोने पर आप एक राउंड या फिर सेमी सर्कुलर शेप बना रहे हैं, ठीक है। लकड़ी की सतह के कोने पर गोल या फिर अर्धवृत्ताकार, राउंड या फिर सेमी सर्कुलर शेप बनाने की प्रोसेस को बीडिंग कहा जाता है। बीड कई बार कम लिखा रहता है, बीडिंग ही लिखा रहता है। तो बीडिंग क्या होता है? जो हमारा लकड़ी का सरफेस है उसके किनारे पर आप राउंड या फिर सेमी सर्कुलर शेप बना रहे हैं, इसको बीडिंग कहा जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बैटन क्या होता है? लकड़ी की एक पट्टी होती है, आपने लेसिंग बैटन भी पढ़े होंगे, तो वहाँ भी आपने देखा होगा कि लेसिंग बैटन क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे मैंने आपको वहाँ बताया भी, जैसे कोई चैनल सेक्शन होता है, कोई चैनल सेक्शन होता था, तो चैनल सेक्शन में क्या करते थे? हम लेसिंग प्रोवाइड करते थे ताकि जो हमारा दो चैनल सेक्शन है एक यूनिट जैसा बिहेवियर करे। यदि आपने स्टील स्ट्रक्चर देखा है,
चलिए ठीक है, वो भी आपने नहीं देखा है। तो बैटन का मतलब होता है वुडन स्लैब ऑफ लेफर थिकनेस फ्यूज्ड विद वुडन जॉइंट। लकड़ी के जॉइंट होते हैं, ठीक है, लकड़ी के जॉइंट होते हैं, या फिर टेबल वगैरह में आपने देखा होगा, ठीक है, जब जॉइंट्स बनाते हैं तो लकड़ी की पतली पट्टी को यूज करते हो, फिर बैटन कहा जाता है। तो आई थिंक ये सारे टर्म हो गए। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म थे? बैटन, मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। बैटन क्या होता है? बैटन का मतलब लकड़ी की एक पतली पट्टी होती है। बीडिंग क्या होता है कि हमारा लकड़ी का सरफेस के किनारे पर आप राउंड या सेमी सर्कुलर शेप बना रहे हैं। स्टडिंग क्या होता है? दीवार पे आप लकड़ी को चिपका रहे हैं, ठीक है, वुडन को फिक्स कर रहे हैं, तो उसके लिए जो प्लैंक यूज करते हैं वो आपका स्टडिंग कहलाता है। ग्रूव्स पता चल गया। मोल्डिंग क्या होता है? मेटरिंग पता चल गया कि लकड़ी को दो मेंबर को किसी एंगल पे जोड़ने की प्रोसेस क्या होती है? मेटरिंग कहलाती है। प्लेनिंग क्या होता है कि स्मूथनिंग करने की प्रोसेस को प्लेनिंग कहते हैं, ठीक है। लकड़ी के जो लकड़ी वुडन पीस होता है उसको स्ट्रेट या फिर स्क्वायर फेस देना फूटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? फूटिंग कहलाता है। चैम्फरिंग तो पता चल गया है कि लकड़ी के जो मतलब शार्प एजेस को राउंड करना चैम्फरिंग कहलाता है। तो आई थिंक ये सारे टर्म आपके क्लियर हो गए हैं, तो इनको अच्छे से क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बहुत सारे जॉइंट्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। फिर देख रहे हैं आप इमेज, बहुत ही अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ। तब तक इनको देख करके इनके जो क्वेश्चन है इनको भी प्रैक्टिस कर लीजिए। और ये जो क्वेश्चन है ना, आपके कहाँ डले हुए हैं? ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं ये आपके दास विल पॉइंट ऐप पर कहाँ डले हुए हैं? दास विल पॉइंट ऐप पर है। प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है। उन प्रैक्टिस सेट को यदि आपने ज्वाइन किया है तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपने टीओ वाला बैच लिया तो आपको फ्री में मिला होगा। और अभी आपने ज्वाइन नहीं किया है तो देर किस बात की है? जब एग्जाम हो जाएगा तो फिर आपको लगेगा क्या किया मैंने। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने वहाँ 3500 क्वेश्चन दिए हुए हैं और एज इट इज बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट भी फंसेंगे। आपको एग्जाम पैटर्न का आइडिया लगेगा। तो अभी जाइए 10 व्हील पॉइंट को इंस्टॉल करिए और ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी क्वेरी है डिस्क्रिप्शन पे आपको नंबर मिल जाएगा, उन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।